राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम यूपी स्पेशल के 20 प्रश्नों को देखते हैं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, यूपीपी के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 100 होने वाला है, तो आप सभी को बधाई और मुझे भी बधाई। क्योंकि आज हम 100 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिनमें हमने 20-20 क्वेश्चन करे हैं। मतलब हमने लगभग 2000 प्रश्न कर लिए हैं। उम्मीद है कि जो रेगुलर वीडियो देख रहा होगा उसे 2000 प्रश्न तो याद ही हो गए होंगे, और उनसे जुड़े भी 1000 प्रश्न और याद हो गए होंगे। जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी प्रश्न को, तो उससे भी जरिए हमारे प्रश्नों का कुछ उत्तर और भी हमें मिल पाता है। तो ये जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो इसे ध्यान से देखिए। और अगर कोई प्रश्न आपको जटिल लगता है, कठिन लगता है, तुरंत याद नहीं हो पाता है, तो उसका स्क्रीनशॉट अपने फोन में रखिए। जब आप गैलरी खोलते हैं तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, जैसे सभी अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को, जैसा कि आपके सामने दिख भी रहा है और आपने पढ़ भी लिया होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो प्रयागराज का किला है, इलाहाबाद का किला है, उस पर अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हुआ? ऑप्शन हमारे सामने 1790 ईस्वी, 1792 ईस्वी, 1796 ईस्वी और 1797 ईस्वी। तो जो इसका सही जवाब है, वर्ष 1797 ईस्वी में, सन 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। कैसे स्थापित हुआ? जो शुजाउद्दौला के पश्चात आसफ उद्दौला और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि शहादत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। मतलब अंग्रेजों ने शहादत अली को बोला कि तुम मुझे अपने जो भी राज्य हैं तुम्हारे मुझे दे दो, मैं तुम्हें सेफ्टी दूंगा, सुरक्षा दूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हें किसी और राजा से कोई दिक्कत नहीं होगी। 1797 में जो इलाहाबाद का किला है, प्रयागराज का किला है, जिसे अकबर ने बनवाया था, उस पर पूरी तरह से अधिकार अंग्रेजों का हो जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मतलब कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका जो एक साइड स्थान दिया गया हुआ है, दूसरे साइड वर्ष दिया गया, किस वर्ष में वहां पर अधिवेशन हुआ था। तो जैसे मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, और वह कांग्रेस का 55वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 55वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 1946 में हुआ था। कानपुर में कब हुआ था? कानपुर में 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 में, जिसकी सरोजनी नायडू थी हमारी अध्यक्ष। और लखनऊ अधिवेशन हुआ था 32वां, जो कि 1916 में हुआ था, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार जो थे वह अध्यक्ष थे। 1916 का लखनऊ पैक्ट, लखनऊ जो अधिवेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर जो गरम नरम दल थे, जो टूटा हुआ कांग्रेस अधिवेशन था, उसको यहाँ जोड़ा गया था, गरम दल और नरम दल को। और जो बनारस में हुआ था 1905 में हुआ था, वहां पर जो अध्यक्ष थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये उत्तर प्रदेश के 4 थे जो जहाँ पर हमारे अधिवेशन हुए थे। और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा होगा कि हमने कुछ जितने भी उत्तर प्रदेश में टोटल हुए थे अधिवेशन, उनके बारे में हमने बात किया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं सब पर हमने बात करी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? जैसे पहले जो बिहार है, यूपी है हमारा, उड़ीसा का साइड है और झारखंड है, बंगाल है, ये सब पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने शासन करना स्टार्ट किया था
तो इसे बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे वो। उसके बाद जब उन्होंने आगरा प्रेसिडेंसी अलग किया, बंगाल प्रेसिडेंसी अलग किया, तो उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार होता था और आगरा प्रेसिडेंसी में अपना उत्तर प्रदेश और अन्य अगल बगल के राज्य के कुछ जिले हुआ करते थे। तो यह अलग कब हुआ? यह प्रश्न यूपीपीएससी आरओ के प्री में पूछा गया था 2021 में। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग आगरा प्रेसिडेंसी कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वो 1833 ईस्वी है। कब हुआ? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। सन 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो रहे होंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जिसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो महोबा, कांपिल्य, मथुरा या कन्नौज, इनमें से किसको जाना जाता है महोदय श्री के नाम से? तो जो हमारा सही जवाब है वह है कन्नौज। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न यूपी लोअर मेंस में पूछा गया था 2015 में। तो हमें यह मोटा मोटा महोदय श्री के नाम से किस नगर को जाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कन्नौज को जाना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं जो पूर्व मध्यकालीन मतलब मध्यकालीन भारत के पूर्व में, मतलब लगभग हजार या 700 से 800 ईस्वी में जो नगर थे उनके क्या नाम थे और उनकी वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान अवस्थिति क्या है, उस पे बात करते हैं। तो कोइल है, महोत्सव नगर है, महोदय श्री है, जुजाग भुक्ति है, यह सब कहाँ थे? जो कोइल है, जिसे कोल या कोइल बोलते हैं, इसे अलीगढ़ था, यह बिल्कुल सही सुमेलित है। महोत्सव नगर जो था वो महोबा था, महोदय श्री जो था कन्नौज था, जुजाग भुक्ति जो था यह कौशाम्बी को नहीं मिलते थे, यह जो हमारा बुंदेलखंड का एरिया है उसे जुजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो जो हमारा डी ऑप्शन है जुजाग भुक्ति कौशाम्बी, यह सही सुमेलित नहीं है। तो जुजाग भुक्ति को हम बुंदेलखंड के नाम से आज के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह प्रश्न यूपीपीएससी आरओ के प्री में 2021 में पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न यूपी स्पेशल, यूपीपी आरओ, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम जितने भी होंगे हमारे बीपीओ के, जूनियर असिस्टेंट के, फॉरेस्ट गार्ड के, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजा उद्दौला, आसफ उद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महिप नारायण सिंह? तो इसका जो सही जवाब है वो राजा चेत सिंह है। कौन सा जवाब सही है? तो राजा चेत सिंह बिल्कुल सही जवाब है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह जो कि 1780-81 में हुआ था, उसका नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। तो ये राजा चेत सिंह है, इनके भतीजे राजा महिप नारायण सिंह अंग्रेजों के साथ मिलकर राजा बन जाते हैं और सालाना 40 लाख रुपए देने लग जाते हैं अंग्रेजों को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस आपने पिछले प्रैक्टिस में देखा होगा, इनमें कौन कौन थे? रोशन सिंह, राजेंद्र लहेड़ी, ये सब थे। तो आपने अगर देखा होगा सारे जो आरोपी थे काकोरी में एक ट्रेन लूटी गई थी, लखनऊ से पहले क्षेत्र पड़ता है, तो उसमें जो मुख्य आरोपी थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो उनको उत्तर प्रदेश के किस जेल में फांसी पे लटकाया गया था? तो जो इसका सही जवाब है वह है गोरखपुर जेल में। कहाँ इनको फांसी दी गई थी?
तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, क्योंकि काकोरी कांड अंग्रेजों का नाम था। अब जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो उनको फांसी कहाँ दी गई थी इन लोगों को? तो गोरखपुर जेल में दी गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? सीबी गुप्ता ने, सी राजगोपालाचारी ने, हसरत मोहानी ने या मदारी पासी ने। तो अवध का जो एका आंदोलन था, इसका जो अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तर अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में एवं 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान के रूप में नगद रूप में रूपांतरित करवाना था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान में से एक पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे। तो ये मदारी पासी के नेतृत्व में और सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया गया था। कौन से क्षेत्र में चलाया गया था? तो हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच क्षेत्र में चलाया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? किस सन में हुई थी? बाराबंकी 1918 में, प्रयागराज 1928 में, लखनऊ 1936 में या पटना 1937 में। यह प्रश्न यूपीपीएससी एसीएफ के प्री एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। इसका सही जवाब है वह है लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में किसे चुना गया था? तो अभी हमने जब डिस्क्राइब किया इस प्रश्न को तो बताया था NG रंगा को महासचिव घोषित किया गया था। तो NG रंगा को महासचिव घोषित किया गया था और स्वामी सहजानंद को अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था किसान सभा, जो कि 11 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बुद्ध, राम, नवाब, महाराज, क्या ये सभी हमारे उत्तर प्रदेश में सम्मिलित थे? तो इसका सही जवाब है, कूट को देखेंगे हम तो 1 2 3 2 3 4 2 3 4 1 या 4 1 2। तो इसका सही जवाब है वह 1 2 3। मतलब कि बुद्ध, राम और नवाब जो है हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, महाराज हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। बुद्ध को आप जानते होंगे गौतम बुद्ध, राम को आप जानते होंगे राजा राम, और नवाब लखनऊ के नवाब थे। तो इनको हमारे उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा सकता है, महाराज को नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई उपाधि नहीं थी। अगला प्रश्न है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। कब हुआ था? 1856 में, 1855 में, 1854 में, 1853 में। इसका सही जवाब है अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक, इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डहलौजी ने अपने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में 17 राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। उसके बाद जैतपुर को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को अब ब्रिटिश
साम्राज्य में मिला लिया था इन सभी को। उसी के साथ 1856 में अवध राज्य को भी मिला दिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे किस बैरक का सिपाही था, किस कंपनी का? तो मंगल पांडे जो था वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। कौन से इन्फेंट्री के थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उनका नंबर था 1446। मंगल पांडे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मद्रास में? तो जो महालवाड़ी प्रणाली थी जो उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रांत में, पंजाब प्रांत में भी इसे लागू किया गया था। महाल का तात्पर्य था जागीर या गांव। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। जो महालवाड़ी प्रणाली है जिसके जन्मदाता जो थे उनका नाम हार्ट मैकेंजी था। तो उत्तर प्रदेश में से लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है जहां पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब कि जहां पर उनको समझे जहां उन्होंने समाधि ली थी वह कौन सा स्थान है? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या श्रावस्ती? तो 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभर स्तूप, बिड़ला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर प्रमुख है। जो महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का वो कुशीनगर में ही कुशीनारा स्थान है वहां पर हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि जो वाल्मीकि हैं इनका जो आश्रम था वो कहाँ पर था? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो जो बिठूर है ना, बिठूर जगह कानपुर के आसपास, कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा हुआ है कस्बा या शहर है बिठूर, वहां पर ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रही। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कालपी जलौन में ही व्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। और जो श्रावस्ती है इस ऑप्शन में जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इसी स्थान पर कुछ समय तक रहे थे श्रावस्ती में। और कालपी की बात हमने करी और बिठूर में राजा महर्षि वाल्मीकि की आश्रम था जो कि जिन्होंने रामायण लिखा था। देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आयोग बार बार ऐसे प्रश्न पूछता है। तो 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन कहाँ हुआ था? अहिच्छत्र में, हस्तिनापुर में, काम्पिल्य में या नैमिषारण्य में? जिसका सही जवाब है वो नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य जो है कि सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। यह 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी रही है। यहाँ 30,000 तीर्थस्थल है। तो हमको आपको और जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उसको नैमिषारण्य का नाम याद रखना होगा। यह सीतापुर जनपद में है, लखनऊ के आसपास। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो अभी हमने बात कर ही लिया है इस प्रश्न का। सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य है, तो इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए।
एक साइड हमारे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत है, एक साइड स्थान है, मतलब कि वह इमारत कहाँ से संबंध रखता है। 84 गुंबद है, जामा मस्जिद है, बौद्ध स्तूप है, कामतगिरी पर्वत है और चित्रकूट, कुशीनगर, मुरादाबाद, जालौन है। चलिए इसे हम मैच दी कॉलम करते हैं। जो 84 गुंबद है यह कहाँ पर है, तो यह जालौन में है। यहाँ पर कालपी है, वहीं 84 गुंबद भी है जालौन में। उसका जो जामा मस्जिद है वह कहाँ है, चित्रकूट, कुशीनगर या मुरादाबाद में। जामा मस्जिद जो है मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। और कामतगिरी पर्वत कहाँ है, तो यह चित्रकूट में है, जहाँ भगवान राम ने 12 साल अपने वन के समय को बिताया था। तो जामा मस्जिद तो दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, लेकिन इन ऑप्शनों के हिसाब से आपको मैच दी कॉलम करना होता है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप चित्रकूट कुशीनगर में है, 84 गुंबद जालौन में है और कामतगिरी पर्वत हमारा चित्रकूट में है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न होगा, इसी प्रकार का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित करते हैं। सूची 1 में स्थान दिए गए हुए हैं, सूची 2 में कुछ स्मारक हैं, इनको हमें मैच दी कॉलम करना है। तो कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, धमेक स्तूप, घोषिताराम मठ, रामाभर स्तूप, सहित महल। चलिए करते हैं। तो कौशाम्बी में क्या है, तो कौशाम्बी में है हमारा घोषिताराम मठ। घोषिताराम मठ हमारा कौशाम्बी में है। कुशीनगर में हमारा क्या है, तो कुशीनगर में हमारा रामाभर स्तूप है। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, 2017 में भी पूछा गया था। सारनाथ कहाँ है, सारनाथ तो बनारस में है, सारनाथ में क्या है, तो हमें धमेक स्तूप जो है वह सारनाथ में स्थित है। श्रावस्ती में क्या है, तो श्रावस्ती में हमारा बस्ता है एक, तो हम सहित महल जो है वह श्रावस्ती में स्थित है। हमने इस मैच दी कॉलम को भी किया और हमने आज के 20 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि आपको यह 20 प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे। जो प्रश्न ना याद हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट रखिए, जब भी आप गैलरी में जाएंगे वो प्रश्न दिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।